नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं पंजाबी में नहीं बोल सकती हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश के मिक्सचर में मेरी बातें आपको समझ आ पाएँ। आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को जब बुलाया, उसी समय हमें याद ये आया फिर से कि 5 मई को मार्क्स का जन्मदिन होता है और मार्क्स के जन्मदिन पे आप लोगों ने हमें बुलाने का सोचा। हमें इससे बहुत बहुत हम्बल फील होता है, बहुत मान फील हो रहा है कि आपने मार्क्स के जन्मदिन पर हम लोग को बुलाने का सोचा। तो हमारी जो समझ है, जो हम असल में समझदारी बनने की हमारी प्रक्रिया चल रही है, उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज जिस विषय पे मैं बोलूँगी वो है भारत की वृद्धि और भारत के विकास का क्या रिश्ता है। क्योंकि आप लोग शायद सब कई लोग, कम से कम आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक है, बल्कि भारत का नंबर दूसरा है। पूरे दुनिया में भारत का नंबर दूसरा है। सबसे तेज चाइना बढ़ रहा है, उसके बाद भारत बढ़ रहा है। बल्कि जब से आर्थिक सुधार शुरू हुए, यानी कि अगर आप पिछले 25-30 साल अगर लेते हैं, तो इन 25-30 सालों के अंतराल में भारत के राष्ट्रीय आय का वृद्धि का जो दर है वो विश्व के पूरे विश्व के अलग अलग देशों के वृद्धि दर के औसत को, एवरेज को अगर हम ले, तो उस एवरेज से डबल, यानी कि वर्ल्ड एवरेज से डबल की रेट पे भारत का ग्रोथ रहा है। तो इतनी तेजी से जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इतनी तेजी से जिस देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, उस वृद्धि से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस वृद्धि में क्या दिक्कतें हैं, इसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। लेकिन अपनी बात रखने के पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी कि मार्क्स ने जब कैपिटलिज्म की बात की थी, जब कैपिटलिज्म के आने की बात की थी, तो मार्क्स ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की थी जिसको उन्होंने प्रिमिटिव अक्यूमुलेशन कहा था। यानी कि कैपिटलिज्म, दुनिया में पूंजीवाद आया कैसे, दुनिया में पूंजीवाद के आने में कॉलोनियल देशों का या बाकी देशों का लूट खसौट एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। बिना लूट के पूंजीवाद दुनिया में नहीं आ सकता था। हम जब मार्क्स को याद करते हैं तो हम पूंजीवादी शोषण की बात करते हैं, हम मजदूरों के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये हमसे नज़रअंदाज हो जाता है कि पूंजीवाद के आने में ही एक पूरी लूट की प्रक्रिया छुपी हुई थी। और वही लूट की प्रक्रिया आज भारत के विकास में भी चल रही है। तो उस लूट की प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। तो चलिए फिर हम भारत की वृद्धि की बात करें और ये देखें कि ये वृद्धि जब इतनी तेजी से ये देश विकसित हो रहा है, तो इस विकास में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या इसको विकास बोला भी जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है, या केवल हम इसको ग्रोथ बोलें, केवल इसको वृद्धि बोलें। और वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसमें आपस में कोई रिश्ता है कि दोनों एकदम एक दूसरे से अलग चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि भारत तो बहुत तेजी से वृद्धि कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में, एक आध साल में इस वृद्धि में थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी भारत का वृद्धि दर बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। तो जितना ऊंचा भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि का दर है, उतना ही ज़्यादा असमानता भी भारत में है। वही देश जो एक तरफ दूसरे नंबर पे बढ़ रहा है इस दुनिया में, उसी देश में 77% लोग 20 रुपए से कम खर्च कर पाते हैं एक दिन में। वही देश जहां पर दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी भारत में रहता है, और वही देश
में भुखमरी भी है, किसानों की आत्महत्याएं भी हैं, रोजगार नहीं है। माने आप सब जानते हैं कि ये वही देश है जहां गरीबी और असमानता भी बढ़ रही है। और इतना ही नहीं, ये वो देश भी है जहां एक तरफ विकास के लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आपके अपने स्टेट में थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बाकी पूरे अगर देश को देखें, चाहे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देखें, SEZ, अभी नया एक SEZ का अवतार शुरू हुआ है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन NMIZ, या आप बिजली के प्लांट्स देखें, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हो गए, दुनिया भर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लगता है कि जैसे प्रोजेक्टों की बाढ़ आ गई है। तो जहां एक तरफ विकास के लिए और वृद्धि बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आ रही है, वहीं दूसरी तरफ इन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि हम इस वृद्धि को कैसे समझें। माने ये वृद्धि जिसके साथ साथ असमानता बढ़ रही है, ये अमीरी जिसके साथ साथ गरीबी बढ़ रही है, ये विकास के प्रोजेक्ट्स जिसके साथ प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ रहा है, इस वृद्धि को हम कैसे समझें। अब किसी भी देश की वृद्धि को हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका यह है देखने का कि भाई अगर देश विकास करेगा, देश की वृद्धि होगी, देश की आय बढ़ेगी, पूरे देश की आय बढ़ेगी, तभी तो धीरे धीरे गरीब लोगों की आय भी बढ़ेगी, तभी तो वो आय ऊपर से धीरे धीरे नीचे तक आएगी। तो एक तरीका यह है देखने का। जब हमारी सरकारें बोलती हैं गरीबी हटाओ, तो वो असल में ये बात भी कर रही होती हैं। वो बोलती हैं भाई वृद्धि करो देश की आय बढ़ाओ, वो आय बढ़ेगी तो अपने आप गरीबी हट जाएगी। एक तरीका यह है वृद्धि को देखने का। दूसरा तरीका यह हो सकता है वृद्धि को देखने का कि आय बढ़ाओ पूरे देश की, उस देश की आय के बढ़ने से सरकार के पास पैसा आएगा और सरकार के पास जो रेवेन्यूज आएंगे वो सरकार सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स में खर्च करे। वो पैसा सरकार अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दे, उससे राशन दे, उससे किसानों को सब्सिडीज दे। मैंने बेसिकली एक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल सरकार जो रखती है, सबको शामिल करके वृद्धि हो, उसका मॉडल जो सरकार रखती है वो ये भी एक है कि वृद्धि हो और उस वृद्धि से सरकार के पास पैसा आए, उस पैसे को सरकार सामाजिक कल्याण के चीजों पर खर्च कर सके। ये एक दूसरा तरीका है वृद्धि को देखने का। लेकिन इन दोनों से अलहदा एक तीसरा तरीका भी है वृद्धि को देखने का। और पर्सपेक्टिव्स की तरफ से हम लोगों ने जितना भी थोड़ा बहुत अभी तक काम किया है और जो हमने समझ अपनी बनाई है, तो हमको लगता है कि तीसरा तरीका ही असल में वृद्धि को देखने का है, सही तरीका है। वो तीसरा तरीका क्या है? वो ये है कि आज भारत की वृद्धि हो ही इसलिए रही है क्योंकि लोग गरीब हो रहे हैं। लोगों को गरीब करके एक बहुत बड़े तबके को नुकसान पहुंचा के, एक बहुत बड़े तबके से उनकी जीविका छीन के असल में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है। हम मानते हैं कि भारत की वृद्धि इसी तरीके से हो रही है और इसको मैं आगे आपको बताना चाहूंगी कि भारत की वृद्धि आधारित है गरीबी पे, भारत की वृद्धि आधारित है असमानता पैदा करने पे, भारत की वृद्धि आधारित है नेचुरल रिसोर्सेज को, जमीन को, मिनरल्स को, इनको छीनने पर और इन चीजों पे जो लोग निर्भर हैं उनकी जीविका खत्म करने पे। भारत की वृद्धि ही इसलिए हो रही है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब हो रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इससे मेरा क्या मतलब है? इसको दो हिस्सों में हम समझने की कोशिश करें। पहला हिस्सा ये कि हम इस इकोनॉमी के ग्रोथ के सेक्टोरल कॉम्पोजिशन को देखें
सेक्टोरल कॉम्पोजिशन का मतलब ये हुआ कि इस अर्थव्यवस्था में खेती कितना योगदान कर रही है, कृषि कितना योगदान कर रही है, उद्योग कितना योगदान कर रहे हैं, सेवा कितनी योगदान कर रही है, माने विभिन्न अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कितना योगदान इस वृद्धि में कर रहे हैं। एक पहला तरीका वृद्धि को देखने का माने एक हिस्सा ये होगा। तो अगर हम सेक्टोरल कॉम्पोजिशन को देखें, यानी कि अगर हम ये देखें कि अलग अलग क्षेत्र आर्थिक विकास, यहां मेरा विकास का मतलब वृद्धि से ही है कि अलग अलग क्षेत्र आर्थिक विकास में कितना योगदान कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कौन सा क्षेत्र कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है। तब हम ये देखेंगे कि अगर 1950 से लेकर अगर आप आज की तुलना करें, माने हाल के कुछ सालों की तुलना करें, तो हम ये देखेंगे कि कृषि क्षेत्र जो 1950 के आसपास सबसे ज्यादा योगदान करता था भारत की अर्थव्यवस्था में, सबसे बड़ा क्षेत्र था, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में पैदा होता था। आज वही कृषि क्षेत्र वो सबसे कम योगदान करता है। वो माने जो कृषि क्षेत्र नेशनल इनकम का 57%, आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था 1950 के आसपास, वो इतने सालों में आज मात्र 14% कंट्रीब्यूट करता है। तो आज एग्रीकल्चर, और यहां मेरा मतलब केवल एग्रीकल्चर नहीं है, यहां असल में किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कृषि, खदान, जंगल ये सब होता है, मछली पालना ये सब होता है। तो अगर हम प्राथमिक क्षेत्र का यानी कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो 1950 से लेकर अब तक बहुत कम हो गया, यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय इस क्षेत्र से नहीं आ रही है, अब केवल 14% इस क्षेत्र से आ रही है। और इसके विपरीत अगर हम सेवा क्षेत्र को देखें, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं, इसमें कंप्यूटर्स, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंस ये सब इसमें आता है। तो अगर हम सेवा क्षेत्र को देखें तो ये क्षेत्र है जो असल में भारत की वृद्धि की रफ्तार को तेज कर रहा है। ये क्षेत्र 1/3 से भी कम इसका योगदान था 1950 के आसपास, 30% के करीब था इसका योगदान। और अब 2009-10 आते आते आधे से ज्यादा राष्ट्रीय आय इस क्षेत्र से आती है, यानी कि इस वृद्धि में सबसे ज्यादा योगदान अगर है तो वो योगदान है कंप्यूटर्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, इन चीजों का। और ये केवल राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन का सवाल नहीं है, ये अगर हम इन सेवाओं के अपने वृद्धि दर को देखें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, तब भी हम देखेंगे सबसे धीमी गति पे कृषि बढ़ रहा है और सबसे तेज गति पे, सबसे तेजी से सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। अपने आप में ये कोई बुरी बात नहीं है, हमारी नेशनल इनकम तो बढ़ ही रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कहीं से भी नेशनल इनकम बढ़े, माने हमारी राष्ट्रीय आय ठीक है कृषि से नहीं आ रही है लेकिन सेवा से आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। भाई भारत जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर की तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस सेक्टोरल कॉम्पोजिशन या ये जो मैंने आपको बताया कि कौन सा क्षेत्र कितना योगदान कर रहा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अलग अलग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल इनकम में या राष्ट्रीय आय में, रोजगार में उनका योगदान ठीक इसके उल्टा है, ठीक इसके विपरीत है। इसका मतलब क्या है? भाई अगर सेवा क्षेत्र इतना तेजी से बढ़ रहा है, वो राष्ट्रीय आय को इतना तेजी से आगे धक्का दे रहा है, तो उसको रोजगार भी पैदा करना चाहिए, उसको लोगों के लिए काम भी देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आज भी आप तो जानते ही हैं, आज भी आधे से ज्यादा हमारा श्रमिक माने हमारा जो वर्कफोर्स है, जो कुल श्रमिक हैं भारत के,
आधे से ज़्यादा आज भी कृषि पे निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि वो चाह के कृषि पे निर्भर है। मैंने आपके सूबे में, आपके स्टेट में जहां इतनी किसानों की आत्महत्याएं होती हैं, आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि से निकलना भी चाहते हैं लेकिन कोई विकल्प नहीं है उनके पास। तो क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आधे से ज्यादा हमारा जो वर्कफोर्स है वो आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, आज भी कृषि पे डिपेंडेंट है। और अगर आधे से ज्यादा वर्कफोर्स हमारा कृषि पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब यह है कि करीब आप समझ लीजिए हमारी कुल आबादी का 70% लोग कृषि क्षेत्र पे निर्भर हैं। अगर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में उनका गुजर बसर ना हो तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। माने इन श्रमिकों के अगर हम फैमिलीज को भी जोड़ लें, इनके परिवारों को भी अगर जोड़ लें, तो 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो वृद्धि हो रही है ये तो बहुत लॉपसाइडेड है, ये वृद्धि तो बहुत उल्टी पुल्टी है। क्यों ये उल्टी पुल्टी है वृद्धि? क्योंकि जो क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं वो रोजगार पैदा नहीं कर रहे, जो क्षेत्र सबसे धीमी गति से बढ़ रहे हैं और सरकार चाहती है कि उनसे लोग निकल जाएं, लोग दूसरे क्षेत्रों में जाएं। सरकार, आप जानते हैं कि कैसे मुट्ठी बंद करके किसानों को सहायता करती है, क्योंकि भाई जब कृषि इतनी धीमी गति से बढ़ रहा है तो कृषि पे खर्च करने से क्या फायदा है सरकार को। तो जो क्षेत्र सबसे कम गति से बढ़ रहा है, जिसको सरकारी सहायता लगभग ना के बराबर मिल रही है, सबसे ज्यादा लोगों की जीविका उसी पर निर्भर है। तो ये कैसी वृद्धि हुई? ये वृद्धि तो ऐसी हुई कि आपने एक बहुत बड़े गरीबी के सागर में कुछ आपने टापू बना दिए धन दौलत के, कुछ आपने आइलैंड्स बना दिए प्रोस्पेरिटी के, एक बहुत बड़े गरीबी के सागर में, मैंने बैकवर्डनेस के, पिछड़ेपन के समुद्र में आपने कुछ टापू बना दिए। ये तो वैसी ही बात हुई। तो एक अगर हम सेक्टोरल कॉम्पोजिशन को देखें तो हमें यह समझ में आता है कि इस सेक्टोरल कॉम्पोजिशन में जो सेक्टर्स, जो क्षेत्र आय का विकास कर रहे हैं, वही क्षेत्र एम्प्लॉयमेंट में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर नहीं बदला है। माने बाकी दुनिया के और देशों में जैसे जैसे कृषि का योगदान कम होता गया, वैसे वैसे लोगों की कृषि पे निर्भरता भी कम होती गई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि भारत में बाकी जो क्षेत्र बड़े हैं वो रोजगार नहीं पैदा कर रहे हैं, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो जाएं तो कहां जाएं। और मैंने आपको कृषि और सेवा क्षेत्र की बात की, लेकिन अगर आप केवल सर्विसेज सेक्टर को अकेले में देखें, यानी कि केवल सेवा क्षेत्र को देखें, तो केवल सेवा क्षेत्र मतलब ये जो कंप्यूटर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, सट्टेबाजी, प्रॉपर्टी का काम, ये सब जो है सबसे तेजी से ये सब बढ़ रहा है। यानी कि देश की वृद्धि का सबसे ज्यादा श्रेय इन सेवाओं को जाता है। तो ये तो इतना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी हमें दिखेगा कि यहां पर भी एक दोहरापन है। क्या दोहरापन है? जो सबसे तेजी से जो सेवा बढ़ रही है, जैसे कि कंप्यूटर सेवा, आईटी सेक्टर, वो आईटी सेक्टर एक खास तरह के लोगों को नौकरी दे सकता है। जो शहरों में पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं उनको नौकरियां दे सकता है, उनको एब्जॉर्ब कर सकता है आईटी सेक्टर। लेकिन जो हमारे व्यापक युवा हैं उनको आईटी सेक्टर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उनको रोजगार नहीं दे सकता है। तो आईटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, माने प्रॉपर्टी का बिजनेस हो गया, या आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंक का बिजनेस हो गया। तो यहां पर लोगों को रोजगार, व्यापक लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है, वहां पर युवाओं के खास छोटे से तबके को ही रोजगार मिल रही है, छोटे से तबके को। और बाकी जो लोग हैं, जो मान लीजिए मजबूरी से
या अपनी इच्छा से कृषि से हट भी जाते हैं, कृषि छोड़ भी देते हैं, तो वो जब शहरों में जाते हैं तो उनको क्या काम मिलता है? उनको काम मिलता है कंस्ट्रक्शन लेबर का, उनको काम मिलता है निर्माण मजदूर का, उनको काम मिलता है रेड़ी चलाने का, रेड़ी पे सब्जी बेचने का, उनको काम मिलता है रिक्शा चलाने का। क्योंकि सेवा क्षेत्र में भी जो सबसे ज्यादा पैसा जहां पर है, सबसे तेजी से जहां पे वृद्धि हो रही है, वो व्यापक लोगों को रोजगार नहीं दे रहा है। यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है वही दोहरापन सेवा क्षेत्र में भी हम देखते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था में एक दोहरापन है। जो क्षेत्र तेजी से विकास कर रहे हैं उनमें रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। सेवा क्षेत्र जो तेजी से विकसित हो रहा है उसके अपने अंदर भी जो हिस्से तेजी से विकसित हो रहे हैं वो व्यापक लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। इसका मतलब यह हो गया कि भारत का विकास या भारत की वृद्धि रोजगार विहीन वृद्धि है। ये बिना एम्प्लॉयमेंट के जॉबलेस ग्रोथ है, या जॉब्स नहीं पैदा हो रही हैं, केवल राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, जॉब्स पैदा नहीं हो रही हैं। तो लोग कर क्या रहे हैं? मैंने आपको कहा था कि वृद्धि को देखने के 3 तरीके हैं। तीसरा तरीका यह है कि यह वृद्धि असल में बेस्ड है, यह आधारित है असमानता पर। तो जब आप रोजगार नहीं बढ़ाते हैं, केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों का प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं और उस कारण से अगर विकास हो रहा है तो वो तो जॉबलेस ग्रोथ है। यानी कि वो वृद्धि अपने आप में असमानता को पैदा कर रही है। होना तो ये चाहिए, अगर आय बढ़ रही है, अगर देश का विकास हो रहा है, अगर भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर है, माने बढ़ने की रफ्तार में, तो होना तो ये चाहिए कि ये खुशहाली सब तक पहुंचनी चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए कि सबको रोजगार मिले और सबकी आय में वृद्धि हो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। वृद्धि हो रही है एक छोटे से तबके के आय में, वृद्धि हो रही है केवल कॉरपोरेट मुनाफे में, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स में। जो ज्यादातर लोग हैं उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। उनकी आय में वृद्धि तो दूर, कई बार उनको तो अपने वर्तमान जीविका भी उनकी नष्ट की जा रही है। आज भारत में 92% लोग, 92% लोग, जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल तरीके से एम्प्लॉयड है, अनौपचारिक तरीके से एम्प्लॉयड है। इसका मतलब क्या है? ना उनके पास कोई मिनिमम वेजेस है, ना उनके पास कोई सरकारी संरक्षण है, ना उनको कोई ईपीएफ मिलता है, ना कोई पीएफ मिलता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। 92% लोग ऐसे हैं। ज्यादातर कृषि में है, कुछ शौक से, कुछ मजबूरी से, ज्यादातर मजबूरी से। और बाकी जो शहरों में है वो क्या कर रहे हैं? वो दिल्ली शहर जैसे शहर में, दिल्ली शहर के आसपास के जो झुग्गी झोपड़ी की कॉलोनियां हैं वहां पर आते हैं, वहां पे रहते हैं। उन स्लम्स में रहते हुए कोई तार छील के अपना पेट पाल रहा है, माने जो पुरानी इलेक्ट्रिक तारें होती हैं, वेस्ट तारें, उन वेस्ट तारों को छील के अपना पेट पाल रहा है। कोई जीन्स में जिप लगा के अपना पेट पाल रहा है, कोई रेड़ी चला के अपना पेट पाल रहा है, कोई रिक्शा चला के अपना पेट पाल रहा है। तो 92% लोग इस तरीके से, उनका एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार का है, अनौपचारिक रोजगार। ये हमारे देश की वृद्धि औपचारिक रोजगार या इज्जत के साथ रोजगार को नहीं पैदा कर पा रही है। डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट को उसको पैदा नहीं कर पा रही है हमारे देश की वृद्धि। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की राष्ट्रीय आय के बढ़ने का यह है कि ये जॉबलेस ग्रोथ है, ये जॉब्स पैदा नहीं कर पा रहा है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है, और वो एक काम है जो हम पर्सपेक्टिव्स की तरफ से हम लोग करते आए हैं और उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगी, वो ये
कि ठीक है भाई, राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ तो रोजगार नहीं बढ़ रहा है, ये तो चलो हमने मान लिया कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सबसे भयानक बात तो यह है, या सबसे क्रूअल बात तो यह है कि रोजगार आप पैदा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे उनकी आप जीविका को नष्ट कर रहे हैं। ये बड़े बड़े चारों तरफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपने भी शायद सुना होगा, ये जो अभी हाल में भारत की वृद्धि में थोड़ा उसकी रफ्तार में थोड़ा सा धीमी गति आई, तो तुरंत पूरा हमारे कैबिनेट से लेके पार्लियामेंट से लेके सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बहुत चिंतित हो गई, और मोंटेक सिंह आलूवालिया, चिदम्बरम, मनमोहन सिंह सब बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, आरबीआई के चेयरमैन सब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देख भाई, भारत की वृद्धि में कमी आ गई है, ये तो बहुत चिंता की बात है, इस विकास की वृद्धि को तो रोका नहीं जा सकता है, विकास की वृद्धि को तो बढ़ाना होगा। तो विकास की वृद्धि बढ़ेगी कैसे? विकास की वृद्धि बढ़ाने के लिए हमें बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको हमें सहायता करना होगा कि वो उद्योग लगाएं, वो अगर उद्योग लगाएंगे तब विकास बढ़ेगा। एक तो पहला हमने यही देख लिया है कि अगर विकास बढ़ता भी है तो उसके साथ आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। विकास अगर हो भी रहा है, विकास का मतलब ग्रोथ, वृद्धि, अगर वृद्धि हो भी रही है, आय बढ़ भी रही है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगती भी अगर हैं, तो उससे कोई रोजगार नहीं बढ़ रहा है, आम लोगों का उससे कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब सरकार ये कह रही है, आज से नहीं, जब से रिफॉर्म, जब से आर्थिक सुधार शुरू हुए पिछले 20-25 सालों से, सरकार ये कह रही है कि भाई विकास तो माने सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर इस देश की है तो वो है कि राष्ट्रीय आय कैसे बढ़ाई जाए, कैसे हम तेजी से विकास करें, और तेजी से विकास करने के लिए हमें प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर को, निजी उद्योगपतियों को, हमें उनको मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने तो हथियार डाल दिए हैं। सरकार ने बोला है हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस देश का आगे विकास नहीं कर सकते हैं। अब ये निजी उद्योगपतियों पर है कि वो कैसे इस देश का विकास करेंगे। हम इतना जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि देश का विकास बहुत जरूरी है, कि हम निजी उद्योगपतियों को सहायता करें, हम उनकी मदद करें, और ये मदद करना सरकार का धर्म है, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास होगा तो जनता का विकास होगा। माने उनका तर्क इस तरीके से चलता है कि देश का विकास होगा, जनता का विकास होगा, विकास करना जरूरी है। सरकार के पास तो पैसा है नहीं, तो अब भाई जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, उन्हीं के भरोसे ये देश चलेगा, उन्हीं के भरोसे इस देश का विकास होगा। तो उनको जिस चीज की जरूरत है वो सरकार देगी। तो जब से आर्थिक सुधार शुरू हुए, आप किसी भी तरह के आर्थिक सुधार को देख लीजिए, इन सारे सुधारों का निचोड़ एक ही है। वो निचोड़ क्या है? प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर को सहायता देना, प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना, ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियां लागू करना जिससे कि प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, निजी कॉरपोरेट सेक्टर, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको मदद मिल सके, उनकी सहायता हो सके। सारी पॉलिसी इस तरह की है। और उन पॉलिसी में, और सबसे बड़ी सहायता सरकार किस तरीके से दे रही है कि सरकार लगभग पूरे देश की जमीन को, पूरे देश के जंगल को, पूरे देश के जल संसाधनों को, पूरे देश के खनिज संसाधनों को, इन सबको मुफ्त में बांट रही है। ये सबसे बड़ी मदद कर रही है। आपने भी सुना होगा, आपके यहाँ तो थर्मल पावर प्लांट है, तो आप जानते हैं क्या हो रहा है। पर्सपेक्टिव्स भी जितनी अलग अलग जगहों पे गया, हमने इस प्रक्रिया को थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश की है। इसके बारे में हम आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले तो देश की वृद्धि रोजगार को पैदा नहीं कर रहा है, दूसरा बाकी वृद्धि बढ़ाने के लिए सरकार कहती है कि भाई निजी कॉरपोरेट सेक्टर को, निजी उद्योगपतियों को मदद करने की जरूरत है। मदद करने के नाम पर उनको देश के संसाधन दे देती है।
तो उस संसाधन पे जो निर्भर लोग थे, जो किसी तरीके से जमीन पे निर्भर थे, जंगल पे निर्भर थे, समुंदर पे निर्भर थे, उनकी जीविका नष्ट कर देती है, उनका विस्थापन हो जाता है। यानी कि देश का वृद्धि का फायदा किसको हो रहा है? अंबानी को। और इस वृद्धि का नुकसान किसको हो रहा है? उन मछुआरों को, उन जंगल के निवासियों को, उन किसानों को, उन मजदूरों को जो जमीन पे, पानी पे, खनिज पे, जंगल पे निर्भर है। उनको रोजगार देना तो दूर, जो जिस तरीके से वो अभी अपनी जीविका चला रहे हैं, उस जीविका को नष्ट करके ये वृद्धि हो रही है। और इसी प्रक्रिया का जिक्र मैंने आपसे शुरुआत में किया था कि मार्क्स ने जब कैपिटलिज्म, दुनिया में जब कैपिटलिज्म आया, दुनिया में जब पूंजीवाद आया, तब मार्क्स ने यह कहा था कि यह पूंजीवाद लूट और खसौट पे आधारित है। पूंजीवाद नहीं तो आ ही नहीं सकता था। अगर औपनिवेशिक देशों के जमीनों को लूटा नहीं जाता, वहां के लोगों को स्लेव नहीं बनाया जाता, तो पूंजीवाद नहीं आ सकता था। वही प्रक्रिया आज भारत में हो रही है। आज भारत का जल, जंगल, जमीन मुफ्त में औद्योगिक मुनाफे को बढ़ाने के लिए बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। अब लोगों की जीविका नष्ट की जा रही है। अगर लोगों की जीविका नष्ट नहीं की जाए तो वृद्धि नहीं होगी। यानी कि यह वृद्धि आधारित है असमानता पैदा करने पर। यह वृद्धि आधारित है कुछ लोगों के कॉस्ट पे। यह वृद्धि आधारित है गरीबी बढ़ाने पर। रोजगार देना तो एक पहलू है, देना तो दूर की बात है। जो वर्तमान आजीविका है लोगों की, उसको खत्म करके देश का विकास किया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं एक जगह का जिक्र आपसे करना चाहूंगी। हम लोग पिछले 2 साल पहले, हम लोग 2011 में हम कच्छ में गए थे। गुजरात, माने कच्छ जो देश का सबसे पश्चिमी कोना है, कच्छ का इलाका, हम वहां पर गए थे। अब आप लोगों ने शायद सुना होगा कि आज नरेंद्र मोदी तो बहुत बखान कर रहे हैं कि देश का विकास माने गुजरात रास्ता दिखाएगा कि देश का विकास कैसे हो। गुजरात में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने विकास करवाया है और जिस तरीके से राष्ट्रीय आय और उस राज्य की आय बढ़ी है, उसी तरीके से सारे देश में विकास हो सकता है, ये मोदी कह रहे हैं। तो मोदी के विकास के मॉडल का एक नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं, जो हमने कच्छ में देखा। तो कच्छ इस देश का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ एक ऐसा इलाका है एकदम, जो भारत के मैप में वो जो बाहर की तरफ जो 2 कोने निकले रहते हैं, तो उनमें से ऊपरी जो कोना है वो है कच्छ का इलाका। समुंदर है, आप जानते ही हैं, पश्चिमी तरफ समुंदर है। और ये पूरा इलाका ऐसा इलाका है जहां एक प्रकार से थोड़ा बीहड़ इलाका है, एक प्रकार का एरिड इलाका है, बीहड़ इलाका है। अब इस इलाके में कुछ खेती भी होती है, ऐसा नहीं कि इसमें खेती नहीं होती, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो निर्भर है पशुपालन पे और समुद्र पे। मछुआरे हैं जो मछली पालन पे निर्भर हैं, कुछ लोग हैं जो समुद्र से नमक की खेती करते हैं, नमक निकालने का काम करते हैं, उससे उनका रोजगार चलता है, और कुछ लोग हैं जो पशु रख के, मवेशी रखकर उससे अपना रोजगार धंधा करते हैं। बल्कि कच्छ एक ऐसा जिला है जहां में बार बार बोला गया कि वहां पे आदमियों की आबादी से ज्यादा जानवरों की आबादी है, तो इतना ज्यादा निर्भरता है पशुपालन पे। तो उस इलाके में हम लोग गए। अब उस इलाके में हमें पता चला कि अच्छा, वो एक ऐसा भी जिला है जहां पर जमीनों पे निजी पट्टा नहीं है लोगों के पास, यानी कि निजी मालिकाना नहीं है, मेरे नाम पे जमीन नहीं है, सामूहिक मालिकाना है या पब्लिक ओनरशिप है। माने 80% जमीन पब्लिक ओनरशिप में है। तो यहां पर इस पब्लिक ओनरशिप में जो जमीन है, इसमें बहुत पुश्तों से मछुआरे हैं, मुस्लिम वाघर कम्युनिटी के मछुआरे, जो मछली पालन का काम करते रहे हैं बहुत सालों से। बल्कि एक काफी बुजुर्ग मछुआरे ने उन्होंने हमें बताया,
वो ये बोले कि देखिए हमें तो अल्लाह ने ये काम दिया है, मैंने अल्लाह ने तो जब दुनिया बनाई थी सबको अपनी अपनी ज़मीन दी, हमें तो सागर दिया अल्लाह ने, और ये बोला कि तुम सागर में खेती करो, तो हम सागर में मछली की खेती करते हैं। तो वो मछुआरे अब जो किसी तरीके से मछली पालन पे निर्भर हैं, और आज से नहीं पुश्तों से निर्भर हैं, आज उनको उस समुद्र के तट से हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि वहां पे बड़े बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट आएंगे। वहां पर भाई गुजरात का विकास होना है, देश का विकास होना है, तो देश का विकास होगा कैसे अगर औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं आएंगे? तो वहां पे बड़े बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट लाने के लिए इन मछुआरों को वहां से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार तो तीन बार एक समुद्र तट से दूसरे समुद्र तट पे फेंक दिया गया है। और फेंका भी क्या गया है? बोला अब तुम यहां पे कुछ नहीं कर सकते, यहां से हट जाओ। मछुआरे, उन मछुआरों ने, हम 2 जगह गए, वहां पर असल में मैंने मछुआरों का गांव थोड़ा समुद्र से दूर होता है, लेकिन साल में 8 महीने वो समुद्र के तट पे ही कच्चे घर बना के रहते हैं, उसको वो बंदर बोलते हैं। तो हम 2 बंदर में गए थे, वहां हमने मछुआरों से बात की, तो उन्होंने ये बोला हमें कि आज एक जगह उन्होंने हमें बताया कि तीसरी बार उनको वहां से हटाया गया है, और अब वो कहां जाए उनको पता नहीं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि केवल शारीरिक रूप से हटाएगा इतना ही नहीं, अब वो जिस बंदर में रहकर मछली पालन कर भी रहे हैं, अब मछली पालन से उनकी उतनी इनकम ही नहीं है, उतनी आय नहीं है, क्योंकि उद्योग लग गए हैं, थर्मल पावर प्लांट लग गए हैं, जिस कारण से समुद्र का प्रदूषण हो गया है, मछली कम हो गई है, या बहुत दूर पे मछली मिलती है उनको, तब उनको डीजल की नाव लेके जाने का मतलब है उनका खर्चा बढ़ता है। डीजल की नाव लेके बहुत दूर तक उनको समुद्र में जाना पड़ता है, तब उनको मछली मिलती है। मछली की क्वालिटी खराब हो गई है, तो मछली इतनी बिक नहीं पाती है। तो जो मछुआरे एक मछली के सीजन में, बरसात के टाइम में तो मछली पालन का काम नहीं होता है, लेकिन जो मछुआरे एक मछली पालन के सीजन में 1 से 2 लाख रुपए साल में बचा पाते थे, वो आज कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। कभी उनको शारीरिक रूप से उठा के दूसरी जगह फेंक दिया जाता है, और कभी अगर ये नहीं भी होता है तो समुद्र में उनके लिए मछली बचती ही नहीं है, वो जाए तो कहां जाए। ये तो मछुआरों की बात थी। फिर जो नमक की खेती करते हैं उनका भी यही हाल था। समुद्र से नमक आता है, मैंने भी टेलीविजन में देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं पूरा देश जो नमक खाता है वो गुजरात से आता है। तो वही नमक जो है जिसका प्रचार करके मोदी अपने इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं, तो वही नमक की खेती हमने देखा। उस नमक की खेती पे जो निर्भर लोग थे वो बोलते हैं कि समुद्र के पानी का क्वालिटी खराब हो गई है इंडस्ट्री लगने से, पावर प्लांट लगने से। अब हम वो नमक निकाल ही नहीं सकते हैं, अब पहले जैसा नमक नहीं निकल रहा है। तो जो मछुआरे हैं उनका रोजगार खत्म हुआ, जो नमक की खेती करते थे उनका रोजगार खत्म हुआ, और तो और पशुपालन पे जो लोग निर्भर थे, कुछ बड़े किसानों से भी हम मिले जो पशुपालन पे भी निर्भर हैं, खेती पर भी निर्भर हैं। वहां पर जो पशु को चराने के लिए उनकी गौचर जमीन है, वो जमीन भी उद्योगपतियों के लिए ली जा रही है। अब गौचर जमीन पर भी किसी भी व्यक्ति का निजी मालिकाना नहीं होता है, लेकिन वो ग्राम सभा के तहत सामूहिक जमीन होती है। ग्राम सभा की मर्जी के बगैर उसका और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और एक ऐसा जिला जहां पर पशुओं की आबादी इंसान से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पे वहां पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे गौचर जमीन का बहुत महत्व है, सांस्कृतिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है। तो वो 23 गांव की गौचर जमीन और 16 करोड़ मीटर समुद्र के तट के आसपास की जमीन, ये सब की सब जो है वो गुजरात के विकास
की वृद्धि के लिए दे दी गई है। किसको दे दी गई है? मतलब आप ये समझिए कि हम लोग जब वहां गए थे, हम लोग जिन लोगों से बात कर रहे थे, तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि जैसा वो जो नक्शे में हम वो कोना देखते हैं, वो कोना तोड़ के कॉरपोरेट कैपिटल को, बड़े उद्योगपति को भेंट कर दी गई है। माने वो अब देश का कोना है ही नहीं, ऐसा हम लोग को लग रहा था लोगों की बातें सुनकर। किसको दी गई है? किसका फायदा हो रहा है? इन लोगों का तो रोजगार नष्ट हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? सबसे बड़ा फायदा वहां पर गौतम अदानी बोल के एक उद्योगपति हैं, जिनका अदानी ग्रुप चलता है। उन नरेंद्र मोदी के भी खास आदमी है और मनमोहन सिंह के भी खास आदमी है। सबके साथ उन्होंने बना के रखी हुई है। 1986 में गौतम अदानी, हमने ये सुना, वहीं पर सुना, गौतम अदानी 1986 में छोटा मोटा कपड़े के व्यापारी थे और आज वही आदमी इस देश का 7वां सबसे अमीर आदमी है। तो गौतम अदानी ने किया, गौतम अदानी ने 1986 में समुद्र के तट की कुछ जमीन उसने ली, ये कहकर कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है कारगिल, उसके साथ में नमक का काम शुरू करूंगा। वो नमक का काम तो कभी नहीं हुआ, लेकिन 93-94 आने तक, 93-94 आने तक गौतम अदानी ने जमीन, जितनी जमीन वो लेता गया, माने जमीन उसके पास बढ़ती गई। उसने अपना एक बंदरगाह, अपना एक पोर्ट बना लिया, अपना एक जेटी बना लिया और अब मुंद्रा तालुका में, कच्छ जिला के मुंद्रा तालुका में अब उसने अपना एक सेज खड़ा कर दिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक जोन, मुंद्रा SEZ, वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसने खड़ा कर दिया है। ये जमीन, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जमीन गौतम अदानी को मिली कैसे और उसने ली कैसे और किस चीज के लिए ली। ये जमीन, जैसे मैं आपको बता चुकी हूं, समुद्र के तट की जमीन है। तो समुद्र के तट पे कोई निर्माण सरकार अलाउ नहीं करती है। कुछ ऐसे कानून हैं जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो इन कानूनों के तहत समुद्र के तट के इलाकों में निर्माण पर मनाही है, क्योंकि उससे समुद्र से कभी अगर बाढ़ आए उसका खतरा भी बढ़ जाता है। और हम सब जानते हैं कि कच्छ जैसे इलाके में, जिसमें भूकंप 2001 में तो कितना बड़ा भूकंप आया था और वहां भूकंप कई बार आता है, तो वहां पर समुद्र के तट में अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा तो उससे भूकंप के आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो समुद्री इलाके में निर्माण पर रोक है, CRZ का एक कानून है। उस कानून के तहत मछुआरों को तो आज तक सरकार ने इजाजत नहीं दी कि तुम अपना गांव वहां बना सको, उनको अलाउड नहीं है। इसीलिए मैं जैसे आपको कह रही थी कि वो साल में 8 महीने कच्चे घर बना के वहां रहते हैं, माने पन्नी डाल के रहते हैं, बाकी उनका गांव दूर है, क्योंकि समुद्र के तट पे तो निर्माण पे रोक है, तो वो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसी कानून का उल्लंघन करते हुए गौतम अदानी को इजाजत दे दी गई है कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना सके। बल्कि सबसे हैरत हमें यह देख के हुई, उस इलाके में जहां सरकार का कानून ये है, सरकार का नियम है कि कोई भी 2 मंजिला मकान नहीं बनेगा क्योंकि भूकंप आ सकता है, वहां पे उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गौतम अदानी ने समुद्र के तट में एक बड़ा टाउनशिप बनाया हुआ है, बंगले बनाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं जो 4 मंजिले हैं। उसका नाम भी है समुद्र टाउनशिप। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि वो मछुआरों का, नमक की खेती करने वालों का, गौचर जमीन पे निर्भर, पशुपालन पे निर्भर जो लोग हैं, उनकी जीविका को नष्ट करके जो फायदा किया गया, वो किसका फायदा हुआ? गौतम अदानी का फायदा हुआ। कैसे? उसको लगभग ये जमीन मुफ्त में दी गई है। आप हैरान होंगे ये जान के कि गौतम अदानी को ये जमीन 67 पैसे 67 पैसे मीटर पे दी गई है। और किसने दी है? सरकार ने, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने गौतम अदानी को जमीन दी है, क्योंकि ये तो सामूहिक जमीन है, किसी का निजी मालिकाना तो है नहीं, तो सरकार का मालिकाना है। तो सरकार ने उसको 67 पैसे मीटर पे जमीन दी।
उस जमीन को विकसित करके अदानी ने किया, कोई उद्योग नहीं खड़े किए हैं। जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा करोड़ों रुपए में अदानी ने आगे कंपनियों को बेच दिया या लीज कर दिया। थोड़ा बहुत विकास किया उस जमीन का और आगे कंपनियों को लीज कर दिया। बाकी जमीन पर उसने समुद्र टाउनशिप और सेज बना दिया। और केवल सीआरजेड कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, बतेरे और कानूनों का वहां उल्लंघन हुआ है। समुद्र के आसपास माने कच्छ के इलाके में मैंग्रोव बोल के एक पेड़ है, मैंग्रोव का जंगल है। माने भारत में असल में सबसे घना जंगल मैंग्रोव का सुंदरबन में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कच्छ में है। तो मैंग्रोव आप समझ लीजिए बड़े बरगद की पेड़ की तरह होता है। तो वो एक ऐसा पेड़ होता है जो पानी में उगता है। एकमात्र वैसा ही वही एक पेड़ है जो माने समुद्र के पानी में, नमक वाले पानी में भी उग सकता है। उस पेड़ की जड़ें बहुत लंबी होती हैं। वो पेड़ समुद्र की माने समुद्र के चारों तरफ एक तरीके से एक बाड़ बना लेता है, जिससे कि अगर कभी फ्लड आए, समुद्र ऊपर बह जाए तो नुकसान नहीं होगा, माने वो रोकता है नुकसान करने से। दूसरा, क्योंकि वो उसकी जड़ें जमीन को बांध के रखती हैं, इसलिए भूकंप से भी वो रोकता है। तो वहाँ पूरा मैंग्रोव का जंगल है। हमने ऐसा सुना था कि वो जंगल इतना घना होता था कि दिन में भी अगर वहाँ जाया जाए तो टॉर्च लेने की ज़रूरत होती थी। टॉर्च के बिना दिन में भी वहाँ अंधेरा होता था। उस जंगल पे हमारे फॉरेस्ट के कानूनों के मुताबिक उस जंगल को काटा नहीं जा सकता है। और गौतम अदानी ने क्या किया, इसी जंगल को एक बार नहीं 3-3 बार काटा, धीरे धीरे काटा। पहले खुले रूप से काटा, कहीं पे कोई कंप्लेंट हो गई, कोई टीम आ गई देखने के लिए, उसके बाद रातों रात एक्सकवेटर लेके, मशीनें लेके काटा, और तीसरी बार तो हद ही कर दी। तीसरी बार उस जंगल को, उस पेड़ को जो पानी मिलता था, उस पानी के अंदर उसने रेता भर दिया, जिससे कि वो पेड़ जो है वो घुटन से मर जाए, उनको पानी मिलना बंद हो जाए। और उसके बाद अदानी ने बोला कि अरे देखिए, यहाँ तो कोई जंगल था ही नहीं, यहाँ तो जमीन है। जब जंगल नहीं था तो ये तो वेस्टलैंड है, इसमें हमने कोई उल्लंघन किया ही नहीं है। उस तरीके से उसने जमीन ली और इसमें उसको पूरी तरीके से गुजरात सरकार का शेयर था, पूरी तरीके से। तो ये जो कच्छ का मैंने आपको उदाहरण दिया, जो हमने वहां पे देखा, अगर आप पूरे गुजरात के मॉडल पे गौर करेंगे तो पूरा गुजरात का मॉडल नरेंद्र मोदी का मॉडल। और क्यों गुजरात का मॉडल, क्यों नरेंद्र मोदी को ही हम लोग बदनाम करें? पूरे देश के विकास का मॉडल असल में ये है। क्या मॉडल है? मॉडल ये है कि आप कॉरपोरेट कैपिटल को, बड़े उद्योगपतियों को बहुत सस्ते दामों पे, लगभग मुफ्त में देश के संसाधन बांट दें। जो जमीन और नहीं पैदा हो सकती है उस जमीन को उनको दे दें। जो पानी की इतनी कमी है वो पानी उनको दे दें। जिस खनिज की इतनी कमी है वो खनिज उनको दे दें। जंगल उनको काटने की इजाजत दे दें। इस तरीके से विकास होगा। और सरकार कहती है कि इस तरीके से देश का विकास होगा। विकास तो जरूर हो रहा है, आंकड़े तो जरूर दिखा रहे हैं कि भारत दूसरे नंबर की तेजी पे बढ़ रहा है, लेकिन विकास हो किस चीज का रहा है? जो मैं आपको शुरू में कह रही थी, रियल एस्टेट का। हो क्या रहा है? चारों तरफ इस तरीके से जमीन, जंगल, जल प्राइवेट कैपिटल को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भेंट दी जा रही है। और वो इसका कर क्या रहे हैं? वो इसका सट्टेबाजी कर रहे हैं। वो इस पर कोई उद्योग नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो इसके ऊपर मकान बना रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं। और इसको बेचकर वो अपने लिए मुनाफा कमा रहे हैं। रोजगार के नाम पे केवल निर्माण मजदूर को रोजगार दे रहे हैं। और देश के वृद्धि के नाम पर सेवा क्षेत्र में रियल एस्टेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जो प्रॉपर्टी का काम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय आय का तो वो भी हिस्सा है, राष्ट्रीय आय तो बढ़ ही रही है। ये अलग बात है कि इस तरीके से जो राष्ट्रीय आय बढ़ रही है
उसका फायदा उन चंद उद्योगपतियों को है और उसका नुकसान उन लोगों के है जिनकी जीविका खत्म हो रही है। तो ये तो मैं आपको गुजरात का एग्जाम्पल दे रही थी, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। जैसे दिल्ली के पास में भट्टा परसौल में तो आपने सुना ही होगा, एक यमुना एक्सप्रेसवे बना है, आपने सुना होगा शायद। उस यमुना एक्सप्रेसवे में हम गए थे वहां पर पर्सपेक्टिव्स की तरफ से, हमें यह पता चला जितनी जमीन जेपी ग्रुप को दी गई थी उस ग्रुप का 10वां हिस्सा, बल्कि 10वें हिस्से से भी कम एक्सप्रेसवे को बनाने में लगा है। बाकी जमीन किसानों से लेके दी गई है, किसानों से छीन के दी गई है। बाकी जमीन किस लिए इस्तेमाल हुई है? बाकी जमीन पे जेपी ग्रुप घर बनाएगा, रियल एस्टेट बनाएगा, उसको आगे बेचेगा। और अभी पिछले महीने हम लोग गए थे हरियाणा में गुड़गांव और झज्जर में रिलायंस ने पिछले 10 साल से जमीन ली हुई है, 5-5 हजार एकड़ की जमीन ली हुई है SEZ बनाने के लिए। 10 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं बना। 10 साल हो गए, किसान वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान बोल रहे हैं कि हमारी जमीनें हमें वापस करो, लेकिन हरियाणा सरकार ने रिलायंस को इजाजत दे दी है कि तुम एक मॉडल टाउनशिप बना लो। मॉडल टाउनशिप का मतलब क्या है? मॉडल टाउनशिप आम लोगों के लिए नहीं है। मॉडल टाउनशिप का मतलब यह है कि वहां पर बड़े बड़े बंगले बनेंगे, रियल बिल्डिंग्स बनेंगी, वो बिल्डिंग्स बेची जाएंगी, रिलायंस उससे मुनाफा कमाएगा और वो मुनाफा, उस मुनाफे से हमें लगेगा कि देश के विकास की वृद्धि दर बढ़ रही है। तो जहां आप चारों तरफ, जहां आप निगाह डालें, जहां पे आप नजर डालें, चारों तरफ आज यही बात हो रही है। चारों तरफ यह बात हो रही है कि प्राइवेट कैपिटल को सहायता देने की जरूरत है, तभी हम देश की वृद्धि कर सकते हैं। और प्राइवेट कैपिटल को सहायता किस रूप में दिया जा रहा है? जल जंगल जमीन देके, उनको जल जंगल जमीन देके, चाहे एक्सप्रेसवे के नाम पे, हाईवे के नाम पे, बिजली के नाम पे, थर्मल पावर प्लांट, हाइडल, आप पूरे उत्तराखंड हिमाचल में जाएं, हर नदी के ऊपर एक हाइडल पावर प्लांट बन गया है। और हाइडल पावर प्लांट, ठीक है, बिजली की हम सबको जरूरत है, लेकिन वो बिजली जा किसको रही है और नुकसान किसका हो रहा है? पूरे उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ खोदे जा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जहां जहां पर आपका कोयला मिलता है वहां पूरे इलाके में थर्मल पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि कोयला भी गया। तो कहने का मतलब यह है कि असल में दूसरा पहलू इस वृद्धि का यह है कि ये वृद्धि लोगों के वर्तमान रोजगार, वर्तमान जीविका को नष्ट करके ये वृद्धि करवाई जा रही है। जब लोगों के एग्जिस्टिंग लाइवलीहुड्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो इस वृद्धि के साथ असमानता तो बढ़ेगी ही, इस वृद्धि के साथ लोगों का आक्रोश तो बढ़ेगा ही। इसमें कौन सी हैरानी की बात है? इस वृद्धि से किसको फायदा हो रहा है? केवल उन कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट को, केवल उस मुट्ठी भर लोगों को जिनके मुनाफे बढ़ रहे हैं, जिनको लगभग फ्री में यह दिया जा रहा है। आपने शायद सुना होगा, अभी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पास की है सरकार ने, वो भी इसी नाम पर कि वृद्धि बढ़ानी है देश की। उस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में क्या बोला जा रहा है? उस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में भी यह बोला जा रहा है कि जैसे पहले सेज थे, सेज के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, विशेष आर्थिक जोन, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा जमीन जो है वो एक डेवलपर को, एक उद्योगपति को दे दी जाती थी और उस सेज के अंदर वो डेवलपर बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को, बाकी कैपिटलिस्ट को बुला सकता था कि आओ तुम यहां पर अपना उद्योग लगाओ, और सरकार हर प्रकार का टैक्स का कंसेशन उनको देती थी, हर प्रकार की सहायता। किसानों को सहायता नहीं देती है, लेकिन उनको हर तरह की सहायता मिलती थी सेज में। अब सेज का एक नया और बड़ा अवतार शुरू हो गया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन, NMIZ, जिसमें यह बोला जा रहा है कि कम से कम 5000 एकड़ जमीन, कम से कम एक NMIZ कम से कम 5000 एकड़ का होगा। उसमें कई सेज होंगे,
उसमें और भी बहुत तरह की चीज हो सकती है। हो तो इसलिए रहा है कि देश का विकास हो, लेकिन सरकार खुद ये कहती है कि इस NMIZ में केवल 30% जमीन पे उद्योग लगाना जरूरी है। माने सरकार कह रही है कि केवल 30% जमीन पे, कम से कम आप 30% जमीन पे उद्योग लगाएंगे। तो अब सवाल यह है बाकी 70% पे क्या होगा? आपने 5000 एकड़ जमीन दे दी एक उद्योग पर, आपने दे दी अंबानी को। अब अंबानी को यह बोला गया कि इसमें से 30% पे तो उद्योग तुमको लगाना ही होगा, तो बाकी 70% पे तो आपने उसको खुली छूट दे दी है कि वो बिल्डिंग बनाए, सट्टेबाजी करे, वो मॉल बनाए, कुछ भी बनाए, वो उस जमीन को डेवलप करके अदानी की तरह दोबारा बेचे। तो आपने किसानों से, आम लोगों से जमीन लेके NMIZ के नाम पे देश का विकास कराने के लिए कुछ उद्योगपतियों को जमीन दे दी, और उस जमीन के साथ साथ उसको यह इजाजत भी दे दी कि भाई ठीक है, कुछ जमीन पे तो तुम्हें उद्योग लगाना होगा, बाकी तुम जो मर्जी करो। तो ये तो उसको भेंट है, ये लूट नहीं है तो और क्या है? तो आज इस देश की वृद्धि इस लूट पे आधारित है। इस लूट के कारण से ये देश की वृद्धि हो रही है। आज जो दूसरे नंबर पे, माने दूसरे नंबर पे भारत जिस तेजी से चल रहा है, दूसरे नंबर भारत का रैंकिंग है पूरे दुनिया में, तो वो रैंकिंग कैसे हो रहा है? वो रैंकिंग भारत के अपने लोगों के कॉस्ट पे है। ये वृद्धि भारत के आम लोगों को नुकसान पहुंचाकर हो रही है। भारत के आम लोगों को फायदा पहुंचाना या रोजगार पहुंचाना तो दूर, बल्कि जिस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे उसको नष्ट करके ये वृद्धि दर बढ़ाया जा रहा है। तो खैर, मैं तो आपको केवल हमने पर्सपेक्टिव्स में जो देखा, मैं आपको उसका वो आपके साथ शेयर कर रही थी। जो कच्छ में हो रहा है, जो गुजरात में हो रहा है, वो एक छोटा सा उदाहरण है, वो देश के एक कोने में हो रहा है, लेकिन चारों तरफ असल में देश में यही प्रक्रिया चल रही है। पॉस्को उसका बड़ा उदाहरण है। बड़ा उदाहरण इसलिए भी है क्योंकि वहां के लोग पिछले 6 साल से उन्होंने कम से कम इस प्रोजेक्ट को रोका हुआ है। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि पॉस्को प्रोजेक्ट 2005 में उड़ीसा सरकार ने साउथ कोरिया की एक मल्टीनेशनल के साथ मेमोरेंडम साइन किया था, और उस मेमोरेंडम के हिसाब से, उस समझदारी, उस समझौते के अनुसार वो पॉस्को कंपनी को ये इजाजत दी गई थी कि पॉस्को कंपनी एक स्टील प्लांट लगाए, एक बंदरगाह बनाए। पॉस्को कंपनी, उसका अपना बंदरगाह होगा, उसके अपने खदानें भी होंगी जिससे वो कोयला निकालेगा, और इसके साथ साथ उसको ये भी इजाजत दी गई थी कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी बनाएगा। अब पॉस्को के लिए, पॉस्को को जितनी जमीन की जरूरत थी, उस जमीन में जंगल की जमीन भी थी, उस जंगल में निजी जमीन भी थी। वो एक ऐसा इलाका है जहां जंगल पर निर्भर लोग भी बेदखल हो जाएंगे अपने रोजगार से, और जो वहाँ किसान है, वहाँ पान की खेती होती है। पान की खेती बहुत मुनाफे वाली खेती होती है। एक छोटे से जमीन पे, 1 डेसिमल जमीन पे लोग सालाना करीब 40,000 कमा लेते हैं, करीब औसत। और पॉस्को जब उसके लिए जमीन ले रही है और सरकार पॉस्को को जमीन दिला रही है, तो सरकार मुआवजा क्या दे रही है? जिस 1 डेसिमल जमीन से किसान 40,000 रुपए साल में कमाता है, हर साल कमाता है, उस 1 डेसिमल जमीन के लिए सरकार ने तय किया है कि 11,500 रुपए मुआवजा दिया जाएगा, और जिंदगी में एक बार, साल में नहीं, जिंदगी में एक बार। तो इस मुआवजे की बदौलत सरकार जबरदस्ती वहां पे जमीन ले रही है। तो जमीन दी किसको जा रही है? जमीन से फायदा किसको हो रहा है? पॉस्को को। और इतना ही नहीं, पॉस्को को यह भी इजाजत दी गई है कि वहां बहुत बढ़िया क्वालिटी का आयरन निकलता है, वहां पे लोहा निकलता है, कि वो अच्छी क्वालिटी का आयरन पॉस्को निकाले वहां पे, और उस
खनिज को बाहर बेचे और मुनाफा सारा पॉस्को का है। और उसके बाद हमें बोला जाता है कि देश के विकास के लिए पॉस्को का आना बहुत जरूरी है। वहां पिछले 7 साल से वहां के औरतें, बच्चे, बुजुर्ग आदमी सब मिलके वहां पे पिछले 7 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं, जिस कारण से अभी भी पॉस्को पूरी तरह वहां पे जमीन नहीं ले पाया है। बार बार पॉस्को इसलिए भारत सरकार को धमकाता है कि देखो हमें जमीन अभी तक नहीं मिली, हम चले जाएंगे तुम्हारे देश से, और भारत सरकार फिर विनती करती है नहीं अभी हम आपको जमीन दिलवा देंगे, आप यहीं पे रुकिए, हमारे देश के विकास के लिए आपकी बहुत जरूरत है। तो असल में जो बात मैं रखना चाहती हूं वो ये कि पॉस्को हो गया, गुजरात हो गया, अदानी हो गया, कुछ भी हो, आप किसी भी तरीके से देखें, आज जो भारत में वृद्धि हो रही है ये वृद्धि लूट खसौट पे आधारित है। ये वृद्धि एक तरफ उन क्षेत्रों में हो रही है जो आम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, दूसरी तरफ ये वृद्धि हमारा जल जंगल जमीन को खुले आम उसका बंटवारा करके हो रही है, जिससे कि उद्योगपति मुनाफा कमाए और उन संसाधनों पे जो लोग निर्भर थे अपने आजीविका के लिए उनकी आजीविका खत्म हो जाए। इसलिए इस वृद्धि में ही इसलिए इनइक्वालिटी या असमानता इस वृद्धि का इंटेग्रल पार्ट है, इस वृद्धि का अभिन्न अंग है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरफ वृद्धि है, एक तरफ हम देश की वृद्धि करेंगे और दूसरी तरफ हम असमानता को खत्म करेंगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं, क्योंकि वृद्धि का जो मॉडल है वो खुद असमानता को पैदा कर रहा है। वृद्धि का मॉडल खुद लूट खसौट पे आधारित है, खुद उसी प्रक्रिया पे आधारित है जिसका मार्क्स ने जिक्र किया था जब कैपिटलिज्म आया था। उस समय मार्क्स ने कहा था कैपिटलिज्म लूट खसौट पे आ रहा है, आज देश भारत की वृद्धि का दर बढ़ाया जा रहा है उसी लूट खसौट की प्रक्रिया पे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। बाकी और अगर कुछ उदाहरण या बातें या प्रक्रियाओं पे चर्चा करनी है तो हम लोग डिस्कशंस में कर सकते हैं।